गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, मैं जितेंद्र मिश्रा ब्रिलियंट विजन में आपका स्वागत करता हूं। लास्ट वीडियो से हम लोगों ने स्टडी की थी डिफरेंस बिटवीन एनिमल एंड प्लांट्स, यानी पौधे एवं जंतु में अंतर। आज के इस वीडियो में हम स्टडी करेंगे एक बहुत ही विशेष टॉपिक की। आपने देखा होगा कि जितने भी रेगिस्तान के पौधे होते हैं, इन पौधों में कांटे होते हैं, इनकी पत्तियाँ छोटी छोटी होती हैं, नुकीली होती हैं, प्लस इनकी जड़ें बहुत गहराई तक गई होती हैं। जो भी जीव रेगिस्तान में पाए जाते हैं उनके बॉडी के ऊपर स्केल्स होते हैं जिनको बोलते हैं शुष्क त्वचा। आपने क्रोकोडाइल भी देखा है, आपने रेटल स्नेक देखा है, या आपने गिरगिट्स को देखा है जो कि रेगिस्तान में पाई जाती हैं। इसी के साथ साथ जो ठंडे प्रदेशों में पाए जाते हैं जानवर, उनके ऊपर, उनकी बॉडी पर आपने एक मोटी फर की लेयर देखी होगी, जैसे भेड़ में होती है, पोलर बियर में होती है। और साथ ही आपने देखा होगा कि ठंडे प्रदेशों में जो पेड़ पाए जाते हैं उनकी टहनियाँ बड़ी लंबी सी होती हैं, पत्तियाँ बहुत छोटी छोटी सी होती हैं और नुकीली सी होती हैं। तो इन सब चीज़ों के पीछे रीज़न क्या है, कारण क्या है? तो इन सभी चीज़ों के पीछे एक बहुत ही विशेष कारण है, और वो कारण है एडॉप्टेशन, यानी कि अनुकूलन। ये सारी जो परिस्थितियाँ हैं ये उन जीवों को अपने माहौल में ढलने के लायक बनाती हैं, और इसी क्रिया को हम अनुकूलन यानी एडॉप्टेशन कहते हैं। तो अगर हम डेफिनेशन की बात करें तो एडॉप्टेशन इज़ अ क्वालिटी ऑफ विच मेक लिविंग बीइंग टू एडॉप्ट इन ए प्लेस और एटमॉस्फेयर। यानी कि एडॉप्टेशन, हिंदी में अनुकूलन, एक ऐसा विशेष गुण होता है जो किसी भी जीव को उसके माहौल में जीने लायक बनाता है, जिसको आप बोलते हैं अनुकूलित हो जाना, बहुत सरल भाषा में ढल जाना। कभी भी अगर आप किसी पहाड़ी इलाके में जाएं तो वहाँ जाने से पहले आप अपना HB टेस्ट करवाएं, हीमोग्लोबिन टेस्ट। और यहाँ से जाने के एक हफ्ते के बाद आप उस पहाड़ी इलाके में भी अपना हीमोग्लोबिन टेस्ट करवाएं तो आपका हीमोग्लोबिन पहले से बढ़ा हुआ मिलेगा। ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए क्योंकि आप प्लेन एरियाज़ में यानी समतल एरिया में रहते हैं और यहाँ पर ऑक्सीजन लेवल ज़्यादा होता है। जैसे जैसे हम ऊंचाई बढ़ते जाते हैं वैसे वैसे G यानी ग्रेविटी की वैल्यू भी घटती जाती है और साथ में ऑक्सीजन की क्वांटिटी भी घटती जाती है। तो हमारी बॉडी को ज़्यादा ऑक्सीजन चाहिए, ज़्यादा एनर्जी के लिए। तो ऐसी कंडीशन में हमारी बॉडी में ज़्यादा क्वांटिटी में RBCs यानी रेड ब्लड कॉर्पसल्स, हिंदी में लाल रक्त कणिकाएँ बन जाती हैं, जो ज़्यादा से ज़्यादा ऑक्सीजन को लाती ले जाती हैं। इसीलिए हमारा हीमोग्लोबिन लेवल बढ़ जाता है। एडॉप्टेशन नाम का वर्ड एडाप्टेयर से लिया गया है, जो कि एक लैटिन वर्ड है, और इस वर्ड का मतलब होता है योग्य बनाना, मेक एबल। यानी कि किसी भी जीव को या किसी भी पौधे को वो जिस भी माहौल में रहता है, जिस भी एटमॉस्फेरिक कंडीशन में रहता है, उस वातावरण के हिसाब से उसको ढालने में मदद करना, जिससे कि वो वहाँ पर जीवित रह सके। जैसे आपने देखा है कि मेढक को हम एम्फीबियन कैटेगरी में रखते हैं। एम्फीबियन कैटेगरी का मतलब होता है उभयचर। उभय का मतलब दोनों जगह, चर में निवास करने वाला। तो मेढक एक ऐसा जीव है जो एक्वेटिक भी है और टेरेस्ट्रियल भी है, यानी जलीय प्राणी भी है और स्थलीय प्राणी भी है। मेढक की ज़िंदगी की शुरुआत जल में होती है और ज़िंदगी की बाकी लाइफ साइकिल ज़मीन पर बीतती है, और मेढक पानी और ज़मीन दोनों के बीच में अपनी लाइफ साइकिल को कंप्लीट करता है, इसलिए एम्फीबियन कहलाता है। तो यानी मेढक के अंदर पानी में भी रहने लायक और ज़मीन पे भी रहने लायक अनुकूलन है। कैसे? मेढक के अंदर पानी में सांस लेने के लिए गिल्स होती हैं, जिनको हम गलफड़े कहते हैं, और मेढक जब ज़मीन पर रहता है तो ये अपने गलफड़ों के द्वारा सांस लेता है, और जब पानी के अंदर रहता है तो अपनी स्किन यानी त्वचा के द्वारा सांस लेता है। तो मेढक के अंदर ये एडॉप्टेबिलिटी यानी अनुकूलता नेचर ने दी है, जिससे दोनों स्थान पे वो रह सके। आगे बढ़ने से पहले हम दो वर्ड्स को समझते हैं। पहला वर्ड है उत्परिवर्तन। उत्परिवर्तन का मतलब इंग्लिश में होता है म्यूटेशन। तो म्यूटेशन इज़ अ सडन चेंज इन DNA ड्यू टू एटमॉस्फेरिक कंडीशन, यानी किसी भी वातावरणीय कारक के कारण, ताप, दाब, टेम्परेचर, इन सब के कारण जो भी अचानक परिवर्तन किसी व्यक्ति या किसी भी जीव के DNA में आती है, उसी को हम उत्परिवर्तन यानी इंग्लिश में म्यूटेशन कहते हैं। और ये थ्योरी ह्यूगो डिब्रीज ने दी थी इवनिंग प्रिमरोज नाम के पौधे में। मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है, याद रखिएगा
कि उत्परिवर्तन ह्यूगो ड्रिबीज ने दी थी और इवनिंग प्रिमरोज पौधे में उन्होंने इसकी स्टडी की थी। तो ऐसे में क्या होता है कि डीएनए में अचानक चेंजिंग आती है और ये चेंजिंग लाभदायक भी हो सकती है और नुकसानदायक भी हो सकती है, लेकिन ये टॉपिक आपके उत्परिवर्तन के लिए नहीं, मैंने केवल वर्ड आपको समझा दिया कि म्यूटेशन है क्या। ऐसे एक वर्ड है उभयचर एम्फीबियन, मैंने अभी आपको समझाया था कि जो भी जीव पानी में और ज़मीन पर दोनों में रह सके उनको हम उभयचर जीव कहते हैं। जैसे कि पौधों में ब्रायोफाइटा फाइलम है और जंतुओं में मेढक है, ये आपके उभयचर में एम्फीबियन में आते हैं। अनुकूलन यानी एडॉप्टेशन 3 तरह का होता है। पहला होता है संरचनात्मक, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं स्ट्रक्चरल एडॉप्टेशन, और दूसरा है शारीरिक, जिसको बोलते हैं फिजिकल एडॉप्टेशन, और तीसरा होता है व्यवहारिक, जिसको बोलते हैं बिहेवियरियल एडॉप्टेशन। तो अगर हम बात करें इन तीनों की, तो ये तीनों तरह के एडॉप्टेशंस सभी जीवों में पाए जाते हैं, चाहे वो पौधे हों और चाहे वो जंतु हो। तो अब हम डिस्कस करते हैं कि जंतुओं में अनुकूलन किस तरह का होता है। अगर हम डेजर्ट एडॉप्टेशन की बात करें तो जो भी जानवर रेगिस्तान में पाए जाते हैं उनमें रेगिस्तान के माहौल में ढलने लायक बहुत ढेर सारे गुण होते हैं, और इसी को हम डेजर्ट एडॉप्टेशन यानी रेगिस्तान में अनुकूलन कहते हैं। एग्जाम्पल के फॉर्म में सबसे बढ़िया हम देखें तो ऊँट को आपने देखा है कि ऊँट के पैर गद्देदार होते हैं। गद्देदार इसलिए होते हैं जिससे कि ऊँट के पैरों का क्षेत्रफल बढ़ जाए और ऊँट बालू के ज़्यादा एरिया को कवर करे, जिससे बालू पर प्रेशर कम पड़े और उसके पैर उसमें धंसे नहीं। ये एडॉप्टेशन किसमें है? ऊँट में। ऐसे ही ऊँट के जो होंठ होते हैं ये मोटे होते हैं, जिससे कि ऊँट आसानी से रेगिस्तान के कांटे भरे पेड़ों को खा सके और अपना जीवन वहाँ पर यापन कर सके। ऊँट में आपने देखा होगा कि उसके पास कुबड़ होती है और कुबड़ में वसा का संचय होता है, जिससे उस ऊँट को लंबे समय तक बिना खाने के ऊर्जा मिलती रहे। और ऊँट के कानों में बड़े बड़े बाल होते हैं जो कि उसे धूल से और रेगिस्तान के रेत से बचाते हैं। तो ये सारे एडॉप्टेशन सिर्फ ऊँट में ही क्यों पाए जाते हैं? क्यों? क्योंकि ऊँट को अपनी ज़िंदगी रेगिस्तान में गुजारनी होती है, इसलिए नेचर ने उसको इस तरह का अनुकूलन प्रदान किया है। साथ ही रेगिस्तान में जो मकड़ियाँ होती हैं और जो सांप होते हैं या साथ में जो गिरगिट होते हैं, इन सभी की त्वचा पर एक मोटी सी आवरण होती है जो बहुत सूखी होती है। और सूखी होने का मतलब ये है कि जब भी कभी शाम हो तो ये ज़्यादा से ज़्यादा ठंडक को अपने अंदर एब्जॉर्ब कर सकें, और जब भी धूप निकले तो धूप को ये रिफ्लेक्ट कर सकें, यानी हिंदी में परावर्तित कर सकें और अपने शरीर के तापमान को बनाए रखें। तो ये भी क्या है? ये एक विशेष अनुकूलन है जो नेचर ने डेजर्ट एनिमल्स में दिया है। अब डिस्कस करते हैं एडॉप्टेशन इन ट्रॉपिकल रीजन, जिसको हिंदी में बोलते हैं उष्णकटिबंधीय क्षेत्र। इसको आप सरल भाषा में सवाना के नाम से जानते हैं। सवाना उस क्षेत्र को कहते हैं जहाँ पर बड़े बड़े लंबी लंबी घासें होती हैं और कोई भी जानवर उस घास के मैदान में अपने आप को छिपा सके। तो ऐसे मैदानों में चैलेंज बहुत ज़्यादा होता है, जीवन का जो संघर्ष है उसका स्तर उच्च होता है। तो ऐसी कंडीशन में जीवों को बहुत ज़्यादा तेज़, चालाक और सतर्क रहना होता है, और ऐसी एडॉप्टेशन उनको उस माहौल में ढलने में मदद करती है। जैसे आपने देखा है कि चीता इस क्षेत्र में पाया जाता है और वो 80 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से दौड़ सकता है। ये ऐसा क्यों? जिससे कि वो अपने शिकार को बहुत आसानी से घास के उस मैदान में पकड़ सके। सेम ऐसे ही छिपकली अपने दुश्मन को डराने के लिए अपनी पूंछ को काट देती है, जिससे कि दुश्मन डर जाता है और छिपकली सेफ रहती है। शेर घात लगा कर शिकार करता है और लकड़बग्गे झुंड में शिकार करते हैं। तो ये सारे गुण एडॉप्टेशन ही है, क्योंकि अगर इनको सवाना क्षेत्र में जीवित रहना है तो अपने आप को उस माहौल में ढाल कर रहना है, और इसी एडॉप्टेशन को हम अनुकूलन के नाम से जानते हैं। अगर ये सारे गुण इन सभी जीवों में ना पाए जाएं तो ये उस सवाना क्षेत्र में अपने आप को सर्वाइव नहीं कर पाएंगे और इनका अंत हो जाएगा। अब डिस्कस करते हैं एडॉप्टेशन यानी अनुकूलन आर्कटिक क्षेत्र में। आर्कटिक क्षेत्र वो भौगोलिक क्षेत्र होते हैं जो कि ध्रुवों के आसपास होते हैं और वहाँ पर हमेशा बर्फ़ की चादर ढकी होती है, जैसे उत्तरी ध्रुव है और हमारे दक्षिणी ध्रुव है। तो आर्कटिक क्षेत्रों में यानी ऐसे एक्सट्रीम कंडीशन में, विषम परिस्थितियों में जो भी जंतु होंगे उनको जीवित रहने के लिए कुछ ऐसा होना होगा जिससे उस वहाँ की विकराल ठंडक को बर्दाश्त कर सकें। तो अगर आपने पोलर बियर को देखा होगा तो पोलर बियर की बॉडी पर एक बहुत मोटी सी फर होती है जो ताप को, एटमॉस्फेयर के टेम्परेचर को और बॉडी के टेम्परेचर को एक दूसरे से काट देती है, और वो भालू उस अधिक ठंडे क्षेत्र में भी अपने आप को जीवित रखने में सहायक रहता है। ऐसे ही आपने देखा होगा कि जो सील होती है, सील
इसके पास बॉडी में बहुत ढेर सारा फैट का डिपोजिशन होता है, यानी इसकी त्वचा पर बहुत ज़्यादा वसा का स्टोरेज होता है और ये वसा उसको ऊर्जा भी देती है, साथ में ताप देती है। इसीलिए सील बहुत वसीय होती है, यानी बहुत ज़्यादा मोटी होती है। साथ ही जो ध्रुवीय भालू होते हैं या जो भी ध्रुवीय जानवर होते हैं, इनके पैर मोटे गद्देदार होते हैं और क्षेत्रफल में बड़े होते हैं, जिससे कि जब ये पैर बर्फ़ पर पड़े तो ज़्यादा एरिया कवर करे। जैसे ऊँट के पैर पड़ते थे रेगिस्तान में, तो ज़्यादा एरिया कवर करेगा तो भुरभुरी बर्फ़ पर इनको चलने में मदद मिलेगी। ये भी क्या है, एक विशेष तरह का एडॉप्टेशन है। साथ ही पेंगुइन आपने देखा होगा कि ब्लू कलर की होती हैं और ब्लू और वाइट कलर की, और वो हमेशा ध्रुवीय क्षेत्रों में पाई जाती हैं और वो एक पक्षी हैं। लेकिन पक्षी होते हुए भी वो वसीय हैं, यानी फैटी हैं, जबकि पक्षी में फैट नहीं होता है, क्योंकि बॉडी का वज़न जितना कम होगा उड़ने में उतनी मदद मिलेगी। लेकिन पेंगुइन है तो पक्षी, मगर ना तो उड़ती है क्योंकि ध्रुवीय क्षेत्र में है, और वसीय होती है। और वसीय क्यों? जिससे कि बॉडी का टेम्परेचर मेंटेन रहे और एटमॉस्फेयर के लो टेम्परेचर का इन पर कोई असर ना हो। यही है स्पेसिफिक एडॉप्टेशन इन द आर्कटिक एनिमल्स। अब डिस्कस करते हैं एडॉप्टेशन इन एम्फीबियंस। मैंने अभी वीडियो की शुरुआत में ही आपको बताया था कि एम्फीबियंस यानी उभयचर वो जीव होते हैं जो पानी में भी और ज़मीन पर अपनी ज़िंदगी को पूरा करते हैं, यानी उनकी लाइफ साइकिल पानी और ज़मीन दोनों पर कंप्लीट हो जाती है। एग्जाम्पल है मेढक। तो मेढक की अगर हम बात करें तो मेढक एकमात्र ऐसा जीव है जो अपने आप को पूरी तरह से पानी में भी जीवित रह सकता है और पूरी तरह से ज़मीन पर भी जीवित रहता है। और मेढक की जो लाइफ साइकिल होती है, जीवन चक्र, इन दोनों कंडीशंस में ही पूरी होती है। तो मेढक में एडॉप्टेशन कौन कौन से हैं? पहला एडॉप्टेशन कि मेढक की जो त्वचा होती है, इस पर एक लसलसा पदार्थ होता है जो इसको पानी से बचाता है, साथ में दुश्मनों से बचाता है। मेढक का जो पैर होता है, फीट जिसको आप पैर बोलते हो, वो वेब फीट होता है। जैसे हमारी उंगलियां खुली हुई हैं, मेढक की सारी उंगलियां जुड़ी होती हैं, जिससे पतवार काम करती हैं और पानी को पीछे हटा सकें। तो ये भी क्या है, एक अनुकूलन है। मेढक की पिछली टांगें लंबी होती हैं, ये ज़मीन पर उसे लंबे लंबे जंप लगाने में हेल्प करती हैं। ऐसे ही मगरमच्छ जो होता है, इसकी त्वचा शुष्क और खुरदरी होती है, जो कि इसके बॉडी के टेम्परेचर पर, चूँकि मगरमच्छ एक असमतापी जानवर है, हेट्रोट्रॉपिक एनिमल्स है, यानी कि इसकी बॉडी का टेम्परेचर चेंज होता रहता है। इसीलिए मगरमच्छ जाड़े में हाइबरनेट हो जाता है, यानी सोने के लिए चला जाता है। इस प्रोसेस को हम हाइबरनेशन या सुप्तावस्था कहते हैं। तो जो मगरमच्छ है, इसकी स्किन मोटी होती है, खुरदरी होती है, जो इसे पानी में साथ ही ज़मीन पर तापमान के एडजस्टमेंट को बनाए रखने में हेल्प करती है। गिरगिट ये इसी माहौल में पाया जाता है और अपने आप को दुश्मन से बचाने के लिए इसका शरीर पर एक पिगमेंट होता है, वो पिगमेंट इसको कलर चेंज करने में मदद करता है। और गिरगिट अपने दुश्मन से बचने के लिए जिस भी माहौल में रहता है, उस माहौल का रंग ढाल लेता है और अपने दुश्मन को दिखाई नहीं पड़ता, इसलिए वो शिकारी से शिकार होने से बच जाता है। ये क्या है, एडॉप्टेशन है, जो कि उभयचर जानवरों में पाया जाता है। और लास्ट डिस्कशन करते हैं एडॉप्टेशन इन एरियल एनिमल्स। एरियल एनिमल्स का मतलब होता है वायवीय जीव, ऐसे भी जानवर जो कि हवा में रहते हैं और उनकी ज़िंदगी हवा में गुजरती है, उनकी ज़िंदगी का अधिकांश हिस्सा हवा में ही रहकर गुजारा जाता है। ऐसे जंतुओं को हम एरियल एनिमल्स और ऐसे माहौल को हम वायवीय वातावरण कहते हैं। जिसका एग्जाम्पल है पक्षी, बर्ड्स जो होते हैं, ये वायवीय कंडीशंस के लिए पूरी तरह से ढले होते हैं। जैसे अगर हमें उड़ना हो या किसी भी जानवर को उड़ना हो तो उसके लिए उड़ना पॉसिबल नहीं है। क्यों? क्योंकि नेचर ने उसको उड़ने के लायक नहीं बनाया है। उसके शरीर का जो एडॉप्टेशन है वो इस लायक नहीं है कि वो हवा में रह सके। और हवा में रहता कौन है? जो भी हल्का होगा वज़न से, वही हवा में उड़ पाएगा और रह पाएगा। तो यही तरह का एडॉप्टेशन नेचर ने बर्ड्स को यानी पक्षियों को दिया है। पक्षियों की हड्डियां खोखली होती हैं, जबकि सभी जानवरों की हड्डियां ठोस होती हैं। इस बात को याद रखिएगा। तो पक्षियों में जो खोखली हड्डियां होती हैं, इनमें वायु भर जाता है, जो इनके वज़न को कम कर देता है और पक्षियों को उड़ने में मदद मिलती है, क्योंकि इनका वज़न उससे कम हो जाता है। दूसरा पॉइंट, पक्षियों के बॉडी पर सूखे हुए पर पाए जाते हैं, जिसको आप पंख यानी फेदर्स कहते हैं। और ये पंख जब हवा में फैलते हैं तो उसके वॉल्यूम को इंक्रीज़ कर देते हैं, जिससे कि जो हवा का प्रेशर है वो कम हो जाता है और ये आसानी से हवा में उड़ता रहता है।
जब इसको लैंडिंग करनी होती है तो ये अपने पंखों को सिकोड़ लेता है, इसका वॉल्यूम कम हो जाता है और प्रेशर बढ़ जाता है और ये ज़मीन में नीचे गिर जाता है। तो इस मैकेनिज़्म के साथ ये पक्षी उड़ता है। तो इसके पास अगर पंख और खोखली हड्डियां ना होती तो इसके पास ये एडाप्टेशन ना होता और ये इस तरह से वायुवीय क्षेत्रों के लिए अनुकूलित ना होता। साथ ही पक्षियों में चोंच पाए जाते हैं। ये चोंच भी इसको खाने में, पीने में और साथ में शिकार बनने से और शिकार करने में हेल्प करते हैं, जो कि एक विशेष गुण है। और आपने देखा होगा कि चोंच से पक्षियों में पाए जाते हैं क्योंकि वायुवीय कंडीशन में ये चोंच हवा को काटने का कार्य करते हैं। सेम ऐसे आपने देखा होगा कि जो एरोप्लेन होता है उसका भी शुरुआत का जो हिस्सा होता है वो एकदम नुकीला सा, पतला सा होता है, सेम जैसे चोंच होती है पक्षियों की। तो ये एरियल एडाप्टेशन है, यानी वायुवीय अनुकूलन है जो पक्षियों में पाई जाती है। तो उम्मीद करता हूं कि आपको ये एडॉप्टेशन, अनुकूलन पूरी तरह से समझ में आ गया होगा। इंसान में भी अनुकूलन होता है। इंसान के पास नेचर ने फेफड़ा दिया है। फेफड़े क्यों? क्योंकि फेफड़े वायुमंडल से ऑक्सीजन को खींच सकते हैं। और इंसान रहता कहाँ पर है? इंसान एक टेरेस्ट्रियल एनिमल है, हिंदी में स्थलीय प्राणी है। ज़मीन पर रहना है तो ऑक्सीजन लेना होगा। ऑक्सीजन लेने के लिए फेफड़े नेचर ने हमें दे रखे हैं। साथ ही हार्ट दे रखा है ब्लड को पंप करने के लिए, क्योंकि इंसान की बॉडी वर्टिकल है। तो ये सारे एडाप्टेशन सभी जानवरों में पाए जाते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो कृपया इस वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें, जिससे कि मेरे कंटेंट्स, अपडेट्स आपको मिलते रहें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में पौधों में अनुकूलन को लेकर के। थैंक यू।